हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 7 के विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 5 को, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को, जो बदलाव होते हैं, जो चेंज होते हैं। ठीक है, कुछ चेंज भौतिक होते हैं, कुछ चेंज रासायनिक होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम और भी इसमें थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हमने जो यहाँ पे पढ़ा है, ये सब क्या है? एक परिवर्तन है। जैसे दूध से दही बन गया, ये एक परिवर्तन है। आपने चीनी नमक का घोल बना दिया, उसमें नींबू डाल दिया तो नींबू पानी बन गया, वो भी एक परिवर्तन है। दूध का खट्टा हो जाना भी एक परिवर्तन है, या आप रबड़ बैंड को खींचेंगे, वो भी एक परिवर्तन है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। यही हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन। यह है क्रियाकलाप 5.1 और इसमें कहा गया है, कागज़ के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज़ पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज़ के टुकड़े का मूल आकार ले लें। चित्र में आप देख सकते हैं 5.1 है चित्र, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर कागज़ को काट दिए, देखो 4 हिस्से बना दिए और फिर इनको भी आपस में काट लिया है। ठीक है, स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते। ठीक, लेकिन क्या कागज़ के गुणों में कोई परिवर्तन हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कागज़ को तो अलग अलग काट दिया है, अब वापस से तो जुड़ेंगे नहीं, लेकिन कागज़ को काटने पर क्या इनके गुण में कोई बदलाव आया है तो ये कागज़ ही। इसके एक टुकड़े को जलाओगे तो भी राख ही बन जाएगा, दूसरे को जलाओगे तो वो भी वैसे ही बिहेव करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन कागज़ के टुकड़ों का जो गुण है वो अब भी वही है, भले ही हमने इसको काट दिया है। ठीक है, अब देखिए, यह है क्रियाकलाप 5.2। इसमें कहा है कि अपनी कक्षा के चॉक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना सकते हैं? बिल्कुल सही है। चॉक का जो चूर्ण है, अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको सुखा दो तो वापस से आप उसका चॉक बना सकते हैं। ठीक है, एक क्रियाकलाप और है ये 5.3। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ़ लीजिए। बर्फ़ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ़ और जल का मिश्रण होगा, मतलब बर्फ़ को थोड़ी पिघला दी, अब उसमें बर्फ़ भी है और उसमें पानी भी है। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण बर्फ़ और नमक में रख दें, मतलब उसको ठंडा करने के लिए रख दें। अब बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको हिमकारी मिश्रण के साथ रख दिया है और उसमें अभी थोड़ा बर्फ़ व थोड़ा पानी है, तो वह थोड़ी देर में ठंडा होकर के फिर से बर्फ़ बन सकता है वो पानी। ठीक है, अब देखिए, यह है क्रियाकलाप 5.4 और इसमें कहा गया है, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती हुई दिखाई देती है? जब हम जल को उबालते हैं तो भाप निकलती है उसकी सतह पर से। ठीक है, उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहाँ जल की कुछ बूंदें दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। भाप के ऊपर कोई आप बर्तन रखेंगे तो फिर उसके अंदर देखेंगे तो आपको पानी की बूंदें नज़र आएंगी वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो भाप पानी बन जाता है। क्रियाकलाप 5.5, इसमें सावधानी दी गई है, ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। कोई लोहे का ब्लेड है, उसको मान लो हमने यूज़ कर लिया है,
तो उसको चिमटे से पकड़ना है। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र यानी कि अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। अगले हिस्से को उसको गैस स्टोव की ज्वाला पर रखना है। कुछ मिनट प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है, ब्लेड लाल रंग का हो जाता है। ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? नहीं, अब वो थोड़ा काला काला नज़र आता है वहाँ से। ठीक है। क्रियाकलाप 5.1 और 5.2 में आपने देखा कि कागज़ तथा चौक के आमाप यानी कि साइज़ में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा जो कागज़ था उसको काट दिया था, बस उसका साइज़ चेंज हो गया। ठीक है। और ऐसे ही जो चौक पाउडर था उससे हमने वापस से चौक बना दी। क्रियाकलाप 5.3 और 5.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, जिसमें हम पानी को गर्म करते हैं तो वह भाप बन जाता है। ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। एक में जो बर्फ़ था उसको हमने पिघलाया था तो वो ठोस से द्रव बन गया था। दूसरे केस में जो पानी था उसको हमने गर्म किया तो वो गैस से द्रव बन गया। दूसरे केस में जो पानी था उसको हमने गर्म किया, फिर एक बर्तन लगा दिया उसके ऊपर ढक्कन कोई भी धातु का, तो फिर उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है, यानी कि गैस से वो फिर से पानी बन जाता है। क्रियाकलाप 5.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का सिर्फ भौतिक गुण ही बदलता है, जैसे कि उसका आकार बदल गया। ठीक है। आमाप यानी कि साइज़ बदल गया, छोटा है बड़ा हो गया, आकार चेंज हो गया, जैसे कि रबड़ है, रबड़ को खींचोगे आकार चेंज हो जाएगा। रंग बदल गया या अवस्था बदल गई, जैसे कि ठोस था तो द्रव हो गया, द्रव था ठोस हो गया या भाप बन गया। ये सब भौतिक गुण हैं उनके। ठीक है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जिसमें पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। तो अभी तक आपने इसमें जितने भी क्रियाकलाप देखे हैं वो सब भौतिक परिवर्तन वाले क्रियाकलाप थे। उन क्रियाकलाप में कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बस वही पदार्थ का थोड़ा या तो आकार बदल रहा है या रंग बदल रहा है या अवस्था बदल रही है, बस ये काम हो रहा है। ठीक है। तो ये तो था भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये देखिए, ये है रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ यानी कि लोह से भिन्न होता है जिस पर यह लगती है। मतलब जो जंग लोहे पे लगी है मान लो, तो ये मतलब नहीं हुआ कि जो जंग है वो लोहा ही है, वो उससे अलग है। आइए हम कुछ ऐसे पदार्थ और परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं, मतलब नए पदार्थ बनते हैं। इसमें क्रियाकलाप है 5.6, सावधानी बरतनी है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें, इससे आंखें खराब होने के चांसेस है। ठीक है। मैग्नीशियम की पतली पट्टी, फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। ये आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम की कोई पतली सी पत्ती को अगर आप जलाएंगे तो इस तरीके से सफ़ेद रोशनी आती है, एकदम बहुत तेज़ रोशनी होती है। इसकी तरफ ज़्यादा देखना सही नहीं है, आंखें ख़राब हो सकती हैं। ठीक है। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म यानी कि पाउडर
शेष रह जाता है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम रिबन था या मैग्नीशियम था, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि वायु की उपस्थिति में उसको जला दिया हमने, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। यानी कि जो नीचे पाउडर गिरेगा वो जलने के बाद वो मैग्नीशियम नहीं होगा, वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि एक नई चीज़ बनी, मैग्नीशियम से क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण यानी कि जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय? अगर वह जलीय विलयन लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो हम कहेंगे वो अम्लीय है, और अगर वो लाल को नीला कर देता है तो हम कहेंगे वो क्षारकीय है। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था, जो पाउडर, उसको अगर हम जल में घोलेंगे तो अब हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक नया पदार्थ बना है अब फिर से। तो जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, तो ये क्या है? एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। ठीक है, अब ये चीज़ भी है यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ लिखित समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। ये जो समीकरण है ये गणित वाली नहीं है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है। ये चीज़ जो तीर का अर्थ है इसका मतलब है इनको मिला करके ये नई चीज़ बनी है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और ना ही यह छात्रों से अपेक्षित है। मतलब इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं बताया जा रहा है बस। अब देखिए ये है अगला क्रियाकलाप 5.7। इसमें कहा गया है कांच के गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा, ये भी बोलते हैं इसको, घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का एक विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की एक छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। अब चित्र में भी आप देख सकते हैं, एक ये रहा विलयन, एक ये रहा। ये जो नीले वाला विलयन है यह है कॉपर सल्फेट का विलयन, और ये हरे वाला जो विलयन है यह है आयरन सल्फेट का विलयन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन। तो ये जो पहले ये कॉपर सल्फेट ये नीला था, लेकिन जैसे हमने इसके अंदर ब्लेड डाल दिया, देखो यहाँ पे ब्लेड है अंदर डला हुआ, तो ब्लेड यानी कि आयरन है, ब्लेड आयरन ने रिएक्शन किया कॉपर सल्फेट के साथ और नई चीज़ बन के आई है आयरन सल्फेट। रंग भी बदल गया और नई चीज़ बनी है। ठीक है, पहले नीला रंग था क्योंकि कॉपर सल्फेट था, फिर आयरन ने यानी कि ब्लेड ने इसके साथ रिएक्शन किया तो आयरन सल्फेट बन गया, ये हरे रंग का बन गया। ठीक है, क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? बिल्कुल देता है। कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। आप इसमें ब्लेड की जगह कील भी डाल सकते हैं। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? बिल्कुल, जो ब्लेड पहले लोहे का था अब उस पर कॉपर की परत चढ़ चुकी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, देखो कैसा भूरे रंग का बन गया ये। ठीक, आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। तो जो भी चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं कॉपर सल्फेट और आयरन इनके बीच जो रिएक्शन हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, उसकी वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ यानी कि आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। जो हरा रंग बन गया विलयन का, पहले कॉपर सल्फेट था तो अब एक नई चीज़ बनी आयरन सल्फेट, इसकी वजह से हरा रंग बना है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। जो कील है, ब्लेड है, उस पर कॉपर की एक परत चढ़ जाती है जो एक अन्य पदार्थ है। ठीक है, तो वो भी एक अन्य पदार्थ बन गया। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4, जिसको हम नीला थोथा भी कह सकते हैं, प्लस इसमें लोहा मिला दिया यानी कि आयरन,
तो क्या बनेगा, एक तो आयरन सल्फेट बना यानी कि हरा रंग, प्लस साथ में निकला कॉपर जो कि ब्लेड या कील पर चढ़ गया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की ये अभिक्रिया यहाँ पे हुई है। अब देखिए क्रियाकलाप 5.8, इसमें कहा गया है किसी परत नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए, आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 5.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताज़े बने चूने के पानी से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 4 में बताई गई है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परत नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। जो सिरका है यानी कि एसिटिक अम्ल है, वो एसिड है, उसमें खाने का सोडा मिलाएंगे अगर हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर है सिरका और हमने इसमें खाने का सोडा भी मिला दिया, तो रिएक्शन हुई इनकी आपस में, रिएक्शन हो करके ये यहाँ पे गई गैस जो बनी, और इसके अंदर क्या था, इसमें था चूने का पानी, तो यहाँ पे रिएक्शन हुई तो गैस बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे इसके अंदर बुलबुले आपको नज़र आएंगे चूने के पानी के अंदर। ठीक है, चूने के पानी में गैस को गुजारने के लिए व्यवस्था। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड उस चूने के पानी में मिल जाता है जाके, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी ऐसा लगता है जैसे दूध बन गया, दूधिया कलर हो जाता है बिल्कुल। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। इससे हमें पता चलता है कि जो ये चूने का पानी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई है, इसलिए वो दूधिया हो गया। आप इसका उपयोग अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अगर आप भी चूने के पानी में पाइप लेकर के फूंक मारेंगे अपने मुंह से, तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है, तो वो दूधिया हो जाएगा पानी फिर चूने का। ठीक है, क्रियाकलाप 5.6 से 5.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 5.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 5.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे, ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 5.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? जो नया पदार्थ बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर। ठीक है, जैसा कि ऊपर रिएक्शन में भी दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में डालेंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाते हैं, एक से अधिक, या एक भी बन सकता है या एक से अधिक बन सकते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों यानी कि डिटर्जेंट्स को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। ठीक है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नई नई चीज़ें हम इसी से ही बना पाते हैं। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों यानी कि पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। क्या क्या चीज़ें हो सकती है देखो इसमें, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ये काम भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान हो सकते हैं। या ध्वनि का उत्पन्न होना, साउंड भी निकल सकती है एकदम से। गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, ये भी हो सकता है। रंग में परिवर्तित होना भी हो सकता है। किसी गैस का बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन में हो सकते हैं। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं।
आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। जब भी कोई चीज़ जलती है तो हमेशा ऊष्मा निकलती है, ठीक है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद या उस दौरान जो उसकी स्मेल है, जो उसकी गंध है, वो बदल जाती है, ठीक है। सुरक्षात्मक आवरण। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। देखो, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक गैस की परत है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन परत। तो सूरज से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनको वह रोक लेती है, छान लेती है और अच्छी किरणें ही अंदर भेजती है आगे, ठीक है। आज के समय में ओजोन का अपघटन हो रहा है, मतलब जो ये गैस की लेयर है, परत है, वो धीरे धीरे बीच में से उसमें सुराख हो रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। ख़राब होती जा रही है धीरे धीरे, आवरण हमारा जो है ख़राब हो रहा है, अपघटन हो रहा है उसका। तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन की वजह से ही हमारी जो ओजोन की परत है उसमें छिद्र हो रहा है, ठीक है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल है, हाँ, ठीक है। तो आप फल को काट के रख देते हैं, कोई भी सब्ज़ी को काट के रख देते हैं, कुछ टाइम बाद उसका जो रंग है थोड़ा बदल जाता है, तो इससे हमें यही समझ में आता है कि कोई नया पदार्थ बन गया है उसमें, ठीक है। अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पादप यानी कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक नया उत्पाद बन रहा है, ठीक है। पहेली ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, यही बात सही है। भोजन का पाचन होना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं वो फिर बदल जाता है, एक नई चीज़ बनती है बॉडी के अंदर जाके, नए उत्पाद बनते हैं, इसलिए वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अध्याय 4 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? हाँ, ये भी एक रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि हमने दो पदार्थों को मिलाया, अम्ल और क्षारक को, तो नई चीज़ बन के आई, ठीक है, जो कि हमारे पास लवण बन के आता है, उसमें जल निकलता है, ठीक है। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखते हैं लोहे में जंग लगना। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज़, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि लोहा है, आयरन, तो ऑक्सीजन जो वायु से मिल जाता है प्लस जल, ये भी वायु से मिल जाता है, तो लोहे के साथ वायु और जल मिलकर के बनाता है जंग, यानी कि आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, यानी कि नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगता है। बरसात के समय जल्दी जंग लग सकता है, यानी कि
ओह, इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है, क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। समुद्र तट के निकट और भी ज़्यादा नमी रहती है, तो वहाँ तो जल्दी जंग लगेगा। ठीक है, हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। अगर हमें लोहे को जंग से बचाना है तो लोहे को ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आने से रोक देना है, तो वो आसानी से फिर बच सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। तो पेंट कर दो लोहे पर, तो बस एक परत चढ़ गई। अब उसके संपर्क में ना तो वायु आ पाएगी और ना ही जल वाष्प, और इससे जंग लगने से बच जाएगा। ठीक है, ग्रीस भी लगा सकते हैं आप। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना चाहिए। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता। लोहे के पाइप आपने देखे होंगे जो पानी की टंकी वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो यशद लेपन वो उसमें हुआ रहता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन रहता है, यानी कि उस पर जिंक की परत चढ़ी रहती है, इससे उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज़ लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि समुद्र में तो देखो जो पानी होता है वो उसमें लवण होता है, और लवण वाला जल तो और भी तेज़ी के साथ जंग लगने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। पेंट होने के बाद भी उनमें फिर भी जंग लग जाता है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? दुनिया में बहुत नुकसान हो जाता है जंग लगने की वजह से। ठीक है, स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती। तो आपने देखा होगा अपने घरों में जो पीने का पानी के लिए जो बाल्टी यूज़ होती हैं, जो बहुत चमकदार सी होती हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा जो पीने वाले पानी के लिए बाल्टी हम यूज़ करते हैं, काफ़ी चमकदार सी वो होती है, तो वो लोहे की ही होती है। लेकिन लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल या मैग्नीज जैसी इस प्रकार की कुछ धातुएं मिला दी जाती हैं। ठीक है, इससे वह स्टेनलेस स्टील बन जाता है और उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए यह क्रिस्टलीकरण। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक यानी कि लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण में हमें क्रिस्टल प्राप्त करने होते हैं। अगर आपको क्रिस्टल प्राप्त करने हैं तो उसके विलयन से ही आप प्राप्त कर सकते हैं, जिस भी चीज़ के आपको क्रिस्टल प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो पहले आपके पास उस चीज़ का विलयन होना चाहिए। सावधानी, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। क्रियाकलाप है 5.9। इसमें अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इससे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से आपको उसमें कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, इसके अंदर कॉपर सल्फेट हमने मिलाया था, पानी था,
कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की थी और फिर कॉपर सल्फेट हमने थोड़ा थोड़ा चूर्ण करके उसको मिलाते गए गर्म करने के बाद, ठीक है। और धीरे धीरे जब ये ठंडा हो जाएगा विलियन, ठंडा होने के बाद आप देखेंगे ऐसे क्रिस्टल बन जाएंगे, ठोस क्रिस्टल, ठीक है। तो ये वाली जो अभिक्रिया है ये कैसी अभिक्रिया है, ये एक भौतिक अभिक्रिया है, क्योंकि चीज़ तो वही है, नई चीज़ नहीं बनी है, उसी का बस अवस्था चेंज हो गई है, क्रिस्टल वाली फॉर्म में आ गया बस ये, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये पार्ट पूरा हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।